क्या सुना है डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन क्या होता है? किसी ने सुना है रूल डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन? क्या टॉपिक सुना है डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन? ठीक है, डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी, मान लो 10 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन, 15 डिग्री की इक्वेशन, 50 डिग्री की इक्वेशन, 100 डिग्री की इक्वेशन, तो बता सकता है डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन बताता है कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रियल रूट हो सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रियल रूट हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन बताता है। पहले इसके स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो पहले। लिखो, स्टेटमेंट लिखो। डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन, डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन is used, Descartes rule of sign is used to determine the number of, Descartes rule of sign is used to determine the number of real solutions, determine the number of real roots, determine the number of real roots of a polynomial equation है। Descartes rule of sign is used to determine the number of real roots of a given polynomial equation और polynomial function, कुछ भी हो सकता है, polynomial equation हो या polynomial function हो, उसके कितने रियल रूट हो सकते हैं इसके बारे में बताता है। इसकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है? ये बताता है आपका कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स के बारे में बताता है। ये बताता है डिस्कार्टेड रूल, लेकिन एग्जैक्टली नंबर नहीं बताता कि कितने होंगे, ये नहीं बोलेंगे। ये बोल सकता है कि किसी भी इक्वेशन के मैक्सिमम 5 रियल रूट हो सकते हैं। अब 5 रियल में पॉजिटिव रियल बता सकता है कि मैक्सिमम 5 में से 3 पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं, 2 नेगेटिव रियल रूट हो सकते हैं, लेकिन कितने होंगे? 5 ही होंगे, 3 होंगे, 1 होगा, एग्जैक्टली जो नंबर होगा वो नहीं बताएगा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। अब इसका यूज कहां पे आता है? इसका एक ही स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी किसी क्वेश्चन में दिया होगा कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स, ये पूछता है कि दिस इक्वेशन हैव मैक्सिमम 7 रियल रूट्स, एग्जैक्टली 7 रियल रूट, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन यूज करना पड़ेगा। तो ये इसका मेनली यूज है, एक ही एप्लीकेशन है। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, मान लो आपको क्या 50 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी, 40 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी, और उसके बारे में बता सकते हो कि कितने मैक्सिमम रियल रूट हो सकते हैं। वो जो रियल रूट्स जो बताता है वो डिस्कार्टेड रूल की हेल्प से बताते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा रियल डिस्कार्टेड रूल ऑफ? अब रूल लिख लो, रूल लिख लो, रूल लिख लो। इफ f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, इफ f(x) इज ए पोलिनोमियल फंक्शन या फिर पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, if f(x) is a polynomial function or polynomial equation of degree n, then maximum possible number of positive real roots of equation is equal to number of changes in sign of f(x), sign of coefficients of f(x), sign of terms of f(x) लिख देता हूं, sign of terms of f(x). मैं बताऊंगा, सारी चीज समझ में आएगी, बस लिख लो। और ये पहला
सेकेंड रूल, मैक्सिमम पॉसिबल, ये पॉजिटिव रियल रूट है, नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन ऑफ टर्म्स ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब x की जगह माइनस एक्स रखूँ, उसमें कितने पॉसिबल चेंजेस, नंबर ऑफ चेंजेस आ रहे हैं, उसके इक्वल आपका क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव रियल रूट, और fx में जितने भी चेंजेस होंगे वो आपका क्या होंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं बता देता हूँ आपको। इफ fx इज इक्वल्स टू ax की पावर 50 माइनस बी एक्स की पावर 45 प्लस सी एक्स की पावर 40 प्लस डी एक्स की पावर 25 प्लस ई। अब ये रैंडम इक्वेशन है, ये एक रैंडम इक्वेशन है, 50 डिग्री इक्वेशन है, तो मैं ये बोल सकता हूँ मैक्सिमम 50 रियल रूट होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि 50 रियल रूट होंगे। इसमें मुझे डिस्कार्टेड रूल ही बता सकता है कि कितने मैक्सिमम रियल रूट हो सकते हैं। यदि सारे अल्टरनेटिव होते 50 की टर्म, 49 की टर्म, 47 की टर्म, तब तो मैं बोल सकता था, लेकिन अब यहाँ पे सारी टर्म्स नहीं, बीच बीच में कुछ टर्म्स मिसिंग है, तो अब यहाँ पे नहीं बोल सकता कि मैक्सिमम 50 रियल रूट होंगे, इतने होने चाहिए, वो आंसर गलत हो जाएगा। वो आंसर कौन देगा, डिस्कार्टेड रूल देगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, वेयर ए बी सी डी ई, ये सब आपके क्या दे रखा है, आपका सब ग्रेटर देन 0, सब पॉजिटिव हैं, देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ fx। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ fx। तो क्या करना, ये जो क्वेश्चन होगा ये फाइंड होगा आपका डिस्कार्टेड रूल से। डिस्कार्टेड रूल से करेंगे, प्रॉपर रिसर्च पेपर गया है, आप गूगल पे करोगे तो आपको बहुत बड़ा रिसर्च पेपर मिल जाएगा कि कैसे किया है। इसकी मैकेनिज्म जाननी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ रूल याद रख लो, रूल का क्या है, कंक्लूड किससे किया है, वो चीज़ याद रख लो। ठीक है, तो डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन क्या बोलता है, ए बी सी डी ई ये सारे पॉजिटिव हैं, तो इनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करूंगा, एफ एक्स देखा तो क्या गया, साइन ऑफ एफ एक्स देखा सारी टर्म्स में, ये इसका सम साइन आपका क्या है, पहले का जो साइन है वो आपका क्या है, पॉजिटिव, दूसरी के टर्म का साइन आपका क्या है, नेगेटिव, तीसरी टर्म का साइन आपका क्या है, पॉजिटिव, चौथी टर्म का साइन आपका क्या है, पॉजिटिव, पांचवी का भी आपका क्या है, पॉजिटिव। कई बार वो गेम खेल लेता है, गेम क्या खेल लेता है, मान लो डी नेगेटिव दे देगा, तो डी नेगेटिव हो गया तो ये आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाएगा, तो इस टाइप से वो चेंजेस कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूं, लेफ्ट टू राइट मूव करूं और नंबर ऑफ चेंजेस मेजर करूं, तो साइन में चेंज देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब 1 चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव 1 चेंज, यहाँ पे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं, यहाँ पे भी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है। तो कितने साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली हो रहे हैं आपके 2 चेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब बोल सकता हूं मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रियल रूट्स। रूल याद रखो, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है वो आपके काम की नहीं है, सिर्फ रूल याद रखना है कि क्या है। क्वेश्चन एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आता है, इनकेस आएगा तो वही क्वेश्चन बनेगा इसी टाइप का, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा, और आएगा तो इसी पैटर्न का बनेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ऐसी होगी, मैक्सिमम इतने रियल रूट होंगे। फिर मैं क्या निकालता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या करूं, एक्स की जगह में माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो एक्स हो गया माइनस एक्स, तो रख दिया ये ए माइनस एक्स की पावर 50 माइनस बी माइनस एक्स की पावर 25 प्लस सी माइनस एक्स की पावर 45 है, 45 माइनस एक्स की पावर 40 प्लस डी माइनस एक्स की पावर 25 प्लस ई। तो अब इसका साइन देखूंगा तो ये आपका क्या जाएगा, आपका ए एक्स की पावर 50 प्लस बी एक्स की पावर 45 प्लस सी एक्स की पावर 40 माइनस डी एक्स की पावर 25 प्लस ई।
रूल में मिटा देता हूं। अब यहां पे मैं देखूंगा साइन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स का साइन, पहली टर्म का साइन पॉजिटिव, दूसरी टर्म का साइन पॉजिटिव, तीसरी टर्म का साइन पॉजिटिव, चौथी टर्म का साइन नेगेटिव, पांचवी टर्म का साइन पॉजिटिव। यहां से यहां देखूंगा नो चेंज, यहां से यहां देखूंगा नो चेंज, यहां से यहां देखूंगा तो 1 चेंज, यहां से देखूंगा तो यहां पे 2 चेंज, 1 चेंज हो गया। तो क्लियरली दिख रहा है आपका 2 चेंजेस ऑफ साइन। एफ माइनस एक्स, इसका मतलब मैक्सिमम 2 नेगेटिव रियल रूट्स। तो टोटल कितने रियल रूट होंगे? 2 आपके क्या है, पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं, 2 नेगेटिव रियल हो सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं एफ एक्स कैन हैव मैक्सिमम 4 रियल रूट्स। मतलब इस टाइप की इक्वेशन के मैक्सिमम 4 रियल रूट हो सकते हैं। अब उसमें केसेस हो जाएंगे, या तो 4 रियल रूट और आपके क्या जाएंगे 46 इमेजिनरी रूट, या फिर 2 रियल रूट 48 इमेजिनरी रूट, या फिर 0 रियल रूट और 50 इमेजिनरी रूट। ये 3 ही केस बनेंगे। जबकि एक्चुअल में स्टार्टिंग में जब अपने पास डिस्कार्टेड रूल नहीं होता तो वहां पे अपन को पता होता है कि वहां पे 50 तक बन सकते हैं, तो उसमें 25 केसेस बनते हैं। तो वो जो केसेस हैं उसको एलिमिनेट कर दिए। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं आपके ओलंपियाड वगैरह में या केवीपीआई वगैरह में पूछे जाएंगे। जेई में उतना जो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार याद रख लो, फटाफट से नोट करो। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x की पावर 7 प्लस a x की पावर 5 प्लस b x क्यूब प्लस c x माइनस d कैन है। मतलब ये इक्वेशन 7 डिग्री इक्वेशन है, इसके कितने रियल रूट होंगे? देखो एक रूल याद बताया, मैंने बताया था ओड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसमें एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा, वो तो हमेशा रहता ही रहता है। अब इसमें क्या हो सकता है, 1 रियल रूट, 6 इमेजिनरी रूट, 3 रियल रूट, 4 इमेजिनरी रूट, 5 रियल रूट, 2 इमेजिनरी रूट, या फिर 7 रियल रूट। ये 4 केसेस बनेंगे, लेकिन डिस्कार्टेड रूल एग्जैक्टली बता देगा कि कितने रियल रूट होंगे और कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये हो सकता है, मैक्सिमम कितने होंगे ये बताएगा, एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा। डिस्कार्टेड रूल के साथ ये लिमिटेशन थी। तो इसको जब बहुत ही ज्यादा बड़ी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको ऑब्जर्व करने में यूज करते हैं, डिस्कार्टेड रूल का मेनली है। एग्जैक्टली रूट्स इससे नहीं फाइंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली रूट्स फाइंड करने के लिए तो फिर इसका नेचर फाइंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ रियल रूट है। तो ए बी सी डी ई जब तक इनकी वैल्यू नहीं दे सकेंगे, ए बी सी डी ई इनकी वैल्यू नहीं देंगे, तब तक मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ रियल रूट नहीं बता सकता हूँ। लेकिन उसकी वैल्यू के बिना भी बता सकता हूँ। वेयर, अच्छा ये लिख लो, वेयर, ये तो बताना भूल ही गया था, वेयर ए बी सी डी ये सब आपके क्या दे रखे, आपके पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इसकी वजह से साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फटाफट से आंसर दो। अब क्या करूंगा, साइन ऑफ एफ एक्स देखा, तो एफ एक्स का साइन देखूंगा। पहली टर्म आपका क्या है, पॉजिटिव, दूसरी टर्म पॉजिटिव, तीसरी टर्म पॉजिटिव, चौथी टर्म पॉजिटिव, पांचवी टर्म नेगेटिव। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे 1 चेंज। तो इसमें क्या बोल दिया मैंने, मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रियल रूट्स। फिर एफ माइनस एक्स देखूंगा, एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब x की जगह रिप्लेस करूंगा, माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब आपका क्या होगा, माइनस एक्स की पावर 7 माइनस ए एक्स की पावर 5 माइनस बी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स माइनस डी। अब यहाँ पे देखूंगा साइन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, उसकी वैल्यू क्या आपका, नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहाँ पे सेम है, नो चेंज, यहाँ पे सेम है, नो चेंज, यहाँ पे सेम है, नो चेंज, यहाँ पे सेम है, नो चेंज। मतलब यहाँ पे आपका क्या है, कोई भी नहीं है, तो मतलब मैक्सिमम 0 नेगेटिव रियल रूट। मतलब यहाँ पे तो कोई नहीं कुछ बोल सकता, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ आपका 1 मैक्सिमम
वन पॉसिबल, वन मैक्सिमम वन रियल रूट्स कैन है। ये इसका फिर आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। वो देगा, मैंने चेंज कर सकता है, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है ना। वो मैंने क्या बोला, मैंने अपने स्टेटमेंट सुना नहीं, मैंने बोला एग्जामिनर कई बार गेम खेलेगा। गेम क्या खेलेगा, ए बी सी पॉजिटिव दे देगा, डी नेगेटिव दे देगा, तो उस केस में उसका साइन चेंज हो जाएगा। मैंने एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट यूज किया था प्रियंका शो, आपने सुना नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने साइन दिए हैं आपको क्वेश्चन को करने की हेल्प करने के लिए। तो वहां पे वो इसको ऐसे नहीं देगा, वो इसकी लैंग्वेज को थोड़ा घुमाएगा। वो क्या देगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ जीरो दे देगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दे देगी, एफ ऑफ वन की वैल्यू दे देगा, ग्रेटर देन जीरो दे देगा। तो उससे क्या है, काफी हद तक मैं इस टाइप के साइन निकाल पाऊंगा। वो जानबूझ के क्वेश्चन की लैंग्वेज को उबाएगा। कभी एबीसीडी के बारे में या तो डायरेक्टली देगा मतलब वो इजी देगा, लेकिन उसको जब भी डिफिकल्ट बनाना हो तो एबीसी का जो साइन है वो छुपाने के लिए किसी इक्वेशन की हेल्प से देगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मेनली ओलंपियाड में आते हैं। ओलंपियाड में मतलब वो लोग मैथ्स का रीजनल ओलंपियाड हो गया या फिर केवीपीआई हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। मतलब जेई के लिए उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा रिलेवेंट नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। ओलंपियाड में जनरली जो क्वेश्चन वो आते हैं जो मैथमेटिक्स में रिसर्च के रिगार्डिंग्स होते हैं। जैसे आपका एनालाइज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन था, वो मैंने जानबूझ के मैंने इसलिए कराया था क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका ओलंपियाड या केवीपीआई में पूछा जा सकता है अभी, क्योंकि वो अलग टाइप का है। उसमें वो इक्वेशन ऐसे दे देगी, तो आपको पता होना चाहिए। डिस्कार्टेड रूल है, उसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो चीज़ आपको 11th में नहीं पढ़ाई जाती है ना, वो ओलंपियाड वगैरह में पढ़ाई जाती है। तो उस वजह से मैं अभी तुम्हें क्वाड्रेटिक के साथ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इमेजिनरी रूट के बारे में नहीं बता सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। जो इसने बताया था इतना ही बताएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो काम के नहीं हैं। जो जो काम के थे मैंने बताए हैं। ओलंपियाड्स के लिए यदि किसी को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए एक अलग से बुक आती है, पाथ फाइंडर करके एक बुक आती है। फिजिक्स की पाथ फाइंडर और मैथ्स की पाथ फाइंडर, ये दोनों बुक होती हैं। लेकिन अगेन ये बुक्स सबके लिए नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनली जो ब्रिलियंट बच्चा जो है, जो बिल्कुल आउट ऑफ वर्ल्ड सोचता है, बहुत अलग तरीके से सोचता है, उन्हीं बच्चों के लिए है। जिनको रीजनल ओलंपियाड या फिर ऐसे निकालना है ना, उन्हीं के लिए है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, यदि कोई बच्चा आप में से ऐसा है, इसको ऐसा फील हो रहा है कि मैं कर सकता हूं, तो ये करना। लेकिन अभी मत करना, अभी टाइम नहीं है। अभी 10th निकल जाओ, 10th निकलने के बाद आप 11th में जब जाओगे तब ये यूज करना। तो मैं बता देता हूँ अभी से। केवीपीआई 11th के साथ में और 12th के साथ में होता है सोवित। बहुत अच्छा है यदि आपको केवीपीआई का पता है, केवीपीआई के बारे में रिसर्च करना। और मुझे ये उम्मीदें हैं तुम लोगों से, मैं तुम लोगों में से कुछ बच्चे ज़रूर केवीपीआई में काफ़ी अच्छी रैंक निकालेंगे, क्योंकि हमारे प्रमोटर के बच्चे ही होते हैं जो केवीपीआई में स्कोर करते हैं। और केवीपीआई में आपकी स्कॉलरशिप होती है, मंथली 6000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक आपकी प्रिपरेशन चलती है, जब तक आप पढ़ाई करना चाहो। आपको रिसर्च के लिए मोटिवेट करने के लिए मंथली 6000 की स्कॉलरशिप रहेगी। केवीपीआई जो स्कॉलर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक आप पढ़ना चाहो। सेकंड आपका उसका एडवांटेज होता है, आपका जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं इंडिया के, जैसे इसरो हो गया, IISER हो गया, उसमें आपका क्या डायरेक्ट एडमिशन होता है। मतलब कभी भी जाना है तो मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए कभी भी जा सकते हो, आप डायरेक्टली पढ़ाई करनी है तो भी आप जा सकते हो। हाँ, बायो पढ़ना पड़ेगा। इंडिया में ही वैलिड है नेहरू, इंडिया में ही वैलिड है वो। इंडियन, अरे यार इंडिया गवर्नमेंट क्यों देगी, मतलब तुम्हें ऐसे देगी कि तुम पढ़ो यहाँ पे और तुम यूएस के लिए सर्विस करो, है? अरे थोड़ा सा मतलब समझ सोच, ठीक है। कोई है किसी का बड़ा भाई बहन जिसको केवीपीआई की स्कॉलरशिप मिली है? नेक्स्ट टॉपिक, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसको बोल सकता हूं 2 डिग्री इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री।
जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री मतलब क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, उसको जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है। ये जो टॉपिक है ये आपका क्या कोनिक सेक्शन में आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक में इसका सिर्फ एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। डे 6 में 4-5 क्वेश्चन होंगे, लेवल 2 में 3-4 क्वेश्चन है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन मैंने बोल दी, बड़ी सारी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ टाइप ax² लिख लो, द इक्वेशन ऑफ टाइप ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 is called general equation of 2 degree। अब ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है ये क्या बताती है, ये क्या बताती है, टेल्स अबाउट ऑल 2 डिग्री कर्व्स। जो 2 डिग्री कर्व्स हैं उन सब के बारे में बताती है ये इक्वेशन। 2 डिग्री कर्व्स में क्या क्या होते हैं, 2 डिग्री कर्व में क्या क्या होते हैं आपका, पहला होता है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपका क्या 2 डिग्री कर्व्स होता है। स्ट्रेट लाइन एक लीनियर इक्वेशन, दूसरे स्ट्रेट लाइन एक लीनियर इक्वेशन, और आपको इस चैप्टर में यही की पढ़ना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी और क्या कंडीशन होगी। बाकी जब ये चैप्टर आएंगे, ये अपने आप में एक चैप्टर है, ये अपने आप में एक चैप्टर है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, आपका सर्किल। नेक्स्ट क्या होता है आपका पैराबोला। नेक्स्ट क्या होता है आपका इलिप्स, और नेक्स्ट क्या होता है आपका हाइपरबोला। अभी तुम लोगों को ये इक्वेशन बड़ी अजीब टफ लग रही होगी, लेकिन ये इक्वेशन कम से कम तुम हजारों बार यूज करोगे, इसलिए तुम्हें पता चल जाएगी कि क्या इक्वेशन है, कि कौन सी स्ट्रेट लाइन है, कब सर्किल होगा। अभी बस मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है, ये जितने भी पॉसिबल कर्व है उन सारे पॉसिबल कर्व के बारे में बताती है। सारे पॉसिबल कर्व कौन कौन से बन सकते हैं 2 डिग्री में, कौन कौन से कर्व बन सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कर्व बन सकता है, सर्किल का कर्व बन सकता है, पैराबोला का कर्व बन सकता है, इलिप्स का कर्व बन सकता है, या फिर हाइपरबोला का बन सकता है। ये वो सारे स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, उन सब के बारे में ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री बताती है। ठीक है, ये डिसाइड कौन करता है कि कौन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये सब पढ़ोगे कोनिक सेक्शन में, ये सब पढ़ोगे आपको कोनिक सेक्शन में। कोनिक सेक्शन आपका क्या आगे है, तो इसमें ये आपका ये कंटिन्यू रहेगा ये पोर्ट कि कब कब होगा। बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा, द डिसाइडिंग पावर, डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, इज डेल। डेल होता है, डिटरमिनेंट होती है ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच उसकी डिटरमिनेंट। मुझे पता है तुम्हें डिटरमिनेंट याद नहीं है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन नहीं करना आता है, इसलिए मैं डेल की वैल्यू बता रहा हूँ। ये वैल्यू होती है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। ये डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी कि कौन सा कर्व बनेगा, ये डिसाइड करेगी। मुझे पता है कि पहली बार सुन रहे हो तो तुम सोच रहे हो कि इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन कैसे याद रखेंगे, लेकिन कम से कम मान के चलो कि ये इक्वेशन आपको 100 टाइम्स तो लिखनी पड़ेगी, 100 टाइम्स लिखनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। मेरे को वैसे भी वर्बली याद है, वैसे आपको याद हो जाएगी। डेल क्या होता है आपका ए बी सी प्लस 2fgf माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², वेयर ए बी सी ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये क्या है आपकी कोफिशिएंट है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। सबसे पहले आपको क्या इसकी फॉर्म में लिखना है, ए आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², बी आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ y², सी क्या है कांस्टेंट, एफ क्या है कोफिशिएंट ऑफ xy, कोफिशिएंट ऑफ y वो 2f होता है, जी क्या है कोफिशिएंट ऑफ x वो आपका क्या है g होता है, h क्या है कोफिशिएंट ऑफ xy का कोफिशिएंट h होता है, a कोफिशिएंट ऑफ x² है, f आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ xy से आता है, g आपका क्या कोफिशिएंट f कोफिशिएंट ऑफ y से आता है, g कोफिशिएंट ऑफ x से आता है, c तो पता ही है सारी चीजें। तो क्या करना है, कोई भी इक्वेशन नहीं भूलेगा कि दिस इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज इन 2 टर्म्स, 2 लीनियर एक्सप्रेशन। तो पूछेगा कब होगा, तो 2 लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होगी, मतलब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब ये वैल्यू इसकी 0 होगी, वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मेनली ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है। तो पहली चीज ये है कि ये लिख लो,
अब कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूं आपका, पहले ये चीज लिख लो और क्या कैसे कैसे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि क्या होगा। अब इसमें क्यों पॉसिबल क्या होगा, डेल को जब निकालूंगा तो दो केस हो गए, डेल इज इक्वल टू जीरो या फिर डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल इज इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। उस केस में ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इस केस में क्या बोलूंगा, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कॉनिक। कॉनिक मतलब सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सारे उनमें से कुछ भी हो सकता है। वो कैसे, उनमें से कौन सा होगा, ये प्लस है बेटा, ए बी सी प्लस 2FGH, 2FGH, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये याद रखनी है। या फिर डिटरमिनेंट से कर सकते हो, डिटरमिनेंट एक्सपेंशन करनी आती है तो फिर ये आसान हो जाएगा। ये भी क्या आ जाएगी आपकी ABC FGH, बहुत इजी है, ABC FGH आपकी चॉइस है कौन सा याद रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। डिटरमिनेंट एक्सपेंशन करने में आपको कंफर्टेबल हो तो आप ये याद रख सकते हो, डिटरमिनेंट एक्सपेंशन करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो भी याद करो, क्योंकि इसको एक्सपेंशन करने के बाद यही आएगा। तो ये जो स्टेप याद रहेगी तो इसमें आपकी क्या 3 स्टेप बचेगी, लेकिन इसमें क्या आपके माथा पीछे नहीं होगी। डिटरमिनेंट जिसको सोल्व करनी आती है उसमें सरदर्दी नहीं होगी, इसमें क्या आपका बार बार लिखना पड़ेगा और सोल्व करना पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन ये करोगे, इससे 2 स्टेप के बाद यही आता है, इसको 2 स्टेप के बाद सिंप्लीफाई करोगे यही आ जाता है। तो अभी के लिए ये याद रख लो, क्योंकि डिटरमिनेंट तुम लोगों को आती नहीं, बहुत अच्छे से सोल्व करनी नहीं आती, तो अभी ये याद लिख लो। डिटरमिनेंट क्यों नहीं आती बेटा, फिजिक्स में पढ़ी होगी ना आपने, हाँ आई कैप जे कैप उसी टाइप का होता है, इसलिए ये याद रखो। ठीक है, इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है, इट मींस हेयर ये जो फ्रैक्शन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेयर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेयर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स। मैं बोल देता हूं, इस केस में डेल इज इक्वल टू 0 है, इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वापस नीचे लिखिए, हेयर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स। हेयर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स। तो 2 लीनियर फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशन होगी, डेल की वैल्यू क्या जाएगी 0। डेल क्या होता है आपका ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। लिख लो फटाफट से। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके मॉड्यूल में, डे 6 में दे रखे हैं। डे 6 मैंने जानबूझ के इसीलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ये जो टीजे मैं एक बार पढ़ा दूंगा तो फिर बन जाएगा। Here general quadratic equation can be represented in terms of 2 linear factors. Here general quadratic equation can be represented in terms of 2 linear factors. The deciding factor, the deciding factor. क्या सूरज बोर हो गए हो क्या चैप्टर से, बहुत लेंदी हो गया है। डेल्टा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेल इज इक्वल टू 0 का मतलब इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छी राइटिंग में लिख दूंगा यार, अगली बार बोल देना, मैंने तो लगा कि तुम लोग समझ गए हो। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, ऐसा फैक्टर की फॉर्म में हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 और 3x प्लस 4y प्लस 8। ये एक लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर की टर्म भी आएगी, वाई स्क्वायर की टर्म भी आएगी, एक्स वाई की टर्म भी आएगी, एक्स की टर्म भी आएगी, वाई की टर्म भी आएगी, कांस्टेंट की टर्म आएगी। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये इक्वेशन बनेगी, ये उनकी क्या कंबाइन इक्वेशन होगी। ठीक है, और कोई डाउट है, और कोई डाउट है?
मुझे पता है कि पहली बार पढ़ रहे हो तो इसमें थोड़ा सा तुम लोगों को उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो और बड़े बड़े वो चीजें देख रहे हो, तो बड़े बड़ी चीजें में देख के जनरली बच्चे घबरा जाते हैं। तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन का वेट कर लो, क्वेश्चन के वेट करोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। नोट हो गया? डन लिखो फटाफट से। अब दो ही पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पे, मॉड्यूल में भी हैं और बाकी भी क्वेश्चन दो ही टाइप के पूछे जाएंगे। बाकी के सारी चीजें आप कोनिक सेक्शन में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ये इक्वेशन कम से कम 100 टाइम्स लिखोगे तो उस टाइम याद हो जाएगी। अभी तो क्या स्टार्टिंग में पहली बार आप पढ़ रहे हो तो उस वजह से नहीं पढ़ी है आपने। क्वेश्चन कैसा होता है, फाइंड, ये टाइप 1 क्वेश्चन पूछेगा। टाइप 1 मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन पहला टाइप का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच एक्सप्रेशन 2x² प्लस mxy प्लस 3y² माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 can be solved into two rational factor। can be solved into two rational factor। तो क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख दोगे, आपका क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये क्या है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। और इसको इससे कंपेयर करोगे, इसको इससे क्या करोगे, कंपेयर करोगे। स्टेप 1 सबसे पहले यही काम करना है, कंपेयर करूंगा मतलब a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x² उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2। b क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ y², b की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है 3। 2h क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ xy का कोफिशिएंट आपका क्या दे रखा है यहाँ पे आपका m, तो मतलब h की वैल्यू क्या जाएगी m/2। 2g x का कोफिशिएंट 2g, x का कोफिशिएंट इसमें है नहीं, इसकी वैल्यू 0, मतलब आपका क्या है g की वैल्यू क्या जाएगी 0। नेक्स्ट क्या जाएगा आपका 2f, y का कोफिशिएंट उसमें दे रखा है -5, तो मतलब y की वैल्यू -5/2 और c कांस्टेंट का कोफिशिएंट आपका क्या दे रखा है -2। अब उसने बोला है कि दिस इक्वेशन कैन बी सोल्व्ड इनटू 2 रैशनल फैक्टर। 2 रैशनल फैक्टर मतलब 2 रैशनल फैक्टर है, मतलब इनडायरेक्टली 2 लीनियर फैक्टर्स। 2 रैशनल फैक्टर्स का या फिर 2 लीनियर फैक्टर हो, दोनों एक ही बात है। तो मैं बोल सकता हूं आपका दिस कैन बी रिप्रेजेंट्स इनटू 2 लीनियर फैक्टर, 2 रैशनल फैक्टर्स when del is equals to 0। del is equals to 0 का मतलब del is equals to 0, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। वैल्यू रखूंगा, a की वैल्यू रखूंगा तो 2, b की वैल्यू रखूंगा 3 इंटू सी की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू f की वैल्यू रख दूंगा, f है नहीं, f है ना -5/2, ये f है सॉरी f है, f की वैल्यू क्या है आपकी -5/2 इंटू g है नहीं 0, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस a की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, a की वैल्यू 2 इंटू f मतलब -5/2 का होल स्क्वायर माइनस 0 इंटू एनीथिंग कुछ भी हो जाएगा माइनस c की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी -2, h का वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, h दे रखा है आपका m/2, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया कि ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और ये टर्म आपकी क्या होगी 0 हो जाएगी। इनको मैं हटा दूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 6 इंटू 2 -12 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका 5 प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, आपका क्या होगा 2 इंटू m²/4 मतलब आपका क्या होगा m/2 इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली बोल सकता हूँ कि m/2 की वैल्यू क्या जाएगी -7, तो +7 तो m की वैल्यू क्या जाएगी 14
और ये इसका क्या होगा आपका आंसर, मतलब m इजिकल्स टू 14 हो जाए तो उस केस में ये इक्वेशन दो लीनियर फैक्टर की टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। आया समझ में? कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना बेटा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? अच्छा m स्क्वायर, ओके m स्क्वायर है, m स्क्वायर बाई 4 है, तो ओके 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 ओके, तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14, तो m की वैल्यू क्या जाएगी, √14 हो जाएगी। √14 को कैसे ब्रेक करूंगा उसमें सोचना, √13 प्लस 1, √13 और इंटू √1 हो जाएगा। सर इफ देयर आर मोर देन 2 फैक्टर देन डेल, अरे मोर देन 2 फैक्टर होगा ही नहीं ना। अरे देखो डिग्री कितनी है 2, डिग्री 2 है तो मतलब x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेगा तो मैक्सिमम 2 डिग्री बनेगा ना, 2 फैक्टर ज्यादा होगा तो 3 डिग्री हो जाएगी। कुछ गड़बड़ हुई क्या, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कहाँ गड़बड़ हुई है? ओके 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 ओके, ये गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी, ठीक है, ओके 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 ओके, तो वापस से सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका -12 प्लस, ये सॉरी ओके ओके गड़बड़ हो गया, -2 इंटू 25/4 और वो आपका क्या आएगा +2 इंटू m²/4 इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है ठीक है, ये गड़बड़ होगी, वापस से कर लेते हैं। तो बोल सकता हूँ आपका ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -12 - 25/2 इज इक्वल्स टू m²/2 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि m²/2 की वैल्यू क्या जाएगी, इसको मैं बोलूँगा आपका ये क्या जाएगा आपका 49/2, तो कैंसिल कैंसिल, m² की वैल्यू क्या आपकी 49, तो m की वैल्यू क्या आपकी +-7 हो जाएगी। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना, ओके। अरे कितना परेशान होते हैं यार तुम लोग, कर लेंगे, क्यों परेशान होते हो? ये भागा थोड़ी जा रहा हूं मैं यार, तुम थोड़ी भागे जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2। ये जो इक्वेशन दे रखी है उसको दो बोले कि दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर रहे हैं, तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द लीनियर फैक्टर ऑफ इक्वेशन 2x² - y² - x प्लस xy प्लस 2y - 1 इज इक्वल टू 0। इसके लीनियर फैक्टर्स निकालने, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लीनियर फैक्टर, मैंने बोला था डेल इज इक्वल टू 0 होगा तो लीनियर फैक्टर तो हो गया। तो पहला तो पूछ सकता है कि वैल्यू, कोई वेरिएबल पूछ लेगा, उसकी वैल्यू फाइंड करो जब वो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका क्या है, ये दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, तो वो लीनियर फैक्टर क्या है। तो इसको निकालने के दो मेथड है। मेथड 1 कंपेरेटिवली इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको क्या लॉजिकली बुद्धि लगानी पड़ेगी। मेथड 1 क्या करता है, सबसे पहले इसके 2 डिग्री वाली टर्म लिख लो। 2 डिग्री वाली टर्म कौन कौन सी है, इसको साथ में लिखा। मैंने क्या कर दिया, 2 डिग्री वाली टर्म ले ली, 2x² प्लस xy माइनस y²। ये आपके क्या है 2 डिग्री की टर्म ले ली, ये आपकी क्या है 2 डिग्री टर्म ले ली। तो इसको रीअरेंज कर देता हूं मैं आपका 2x² प्लस xy माइनस y² माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख दिया। 2 डिग्री वाली एक साथ लिख दी, 1 डिग्री वाली और कांस्टेंट वाली ऐसे लिख दी। उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, जो फैक्टर्स होंगे, एक चीज याद रखो, 2x प्लस 3y प्लस 5 और 3x माइनस 4y प्लस 6 हो गया। तो देखो अब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, ये और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x² आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो -12y² आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका -8xy, और ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 9xy होगा। मतलब जितनी भी 2 डिग्री टर्म्स जो होगी वो क्या होगी, इसके और इन दोनों के कोफिशिएंट से मैं मल्टीप्लाई से फाइंड होगी, और जितने भी लीनियर टर्म्स होगी, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो लीनियर टर्म और कांस्टेंट वो इसकी टर्म से फाइंड होगी। तो ऐसे केस में क्या किया है मैंने, 2 डिग्री कर्व्स को मैं ऑब्जर्व करूं और उसको कोशिश करूं कि दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करूं।
ठीक है, पहला मेथड क्या है, 2 डिग्री कर्व को मैं ऑब्जर्व करूं और उस 2 डिग्री कर्व को 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करूं, और बस उन दोनों में आपका क्या है, इस टाइप के लीनियर फैक्टर के लिए मैं यहाँ पे दोनों में जो कांस्टेंट लगा देता हूँ, C1 और एक C2, और C1 और C2 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा कंपैरिजन करके। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले इस 2 डिग्री कर्व को फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा। तो फैक्टराइज करने के लिए देखूँ आपका क्या है, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं आपके, 2x² प्लस 2xy माइनस xy माइनस y² हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन लूंगा तो क्या आपका 2x कॉमन हो गया, तो x प्लस वाई कॉमन, -1 माइनस वाई कॉमन, तो x प्लस वाई कॉमन। तो इससे क्लियरली बोल सकता हूं आपका क्या, x प्लस वाई एक फैक्टर हो गया और दूसरा क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस वाई एक फैक्टर हो गया। अब ये फैक्टर कौन से होते हैं, इसके होते हैं, लेकिन ये जो और आ रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे ये भी कांस्टेंट टर्म होगा, ये भी कांस्टेंट टर्म होगा। इसका मतलब इस फैक्टर की हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो इक्वेशन है, द इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं आपका, ये जो इक्वेशन है 2x² प्लस xy माइनस y² माइनस x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, उसको बोल सकता हूं दो फैक्टर में, x प्लस वाई प्लस पहला एक C1 बोल दिया और x प्लस वाई प्लस C2 एक बोल दिया, लैम्बडा और म्यू बोल दो, लैम्बडा और म्यू बोल देता हूं। यहां पे क्या आपका लैम्बडा एंड म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर है और इनकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, ये वैल्यू मैं कंपेयर करके फाइंड करूंगा। अब देखो 2 डिग्री कर्व्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही करूंगा। तो कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके देख सकता हूं, लैम्बडा इंटू म्यू -1, लेकिन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से मुझे आएगा नहीं। मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x। तो LHS में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी -1, और RHS में क्या होगा, x का ऑप्शन जब लैम्बडा इससे मल्टीप्लाई हो या फिर म्यू इससे मल्टीप्लाई हो तभी बनेगी। x की टर्म यही बनेगी ना, जब लैम्बडा इंटू एक्स और म्यू इंटू एक्स। अरे समझ में तो आ रहा है ना, हाँ ना तो बोलो कम से कम, मुझे ऐसा लगना चाहिए ना कि आ रहा है समझ में। तो RHS में कोफिशिएंट ऑफ x क्या जाएगा, लैम्बडा इंटू एक्स इंटू कॉमन ले लेता हूं, लैम्बडा प्लस म्यू। तो क्लियरली कंपेयर करूं तो कंपेयर करने से पहले इक्वेशन लिख देता हूं आपका, लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन 1 होगी। फिर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ y कंपेयर करूं, कोफिशिएंट ऑफ y कंपेयर करूंगा तो LHS में आपके पास आएगा 2, RHS में y का कोफिशिएंट कब आएगा, जब ये लैम्बडा इस y से मल्टीप्लाई हो। कुछ गड़बड़ की है क्या, अरे रुको, गड़बड़ हो गई है, दोनों फैक्टर तो लिखा ही नहीं, x प्लस वाई प्लस लैम्बडा और 2x माइनस वाई, ये गड़बड़ हो गई ना, बताया भी नहीं निकम्मो तुम लोगों ने, 2x माइनस वाई बताया भी नहीं, छी बोल तो देते ना, दोनों लीनियर फैक्टर नहीं लिखे, बोलना चाहिए था। चलो वापस से देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, LHS में तो 1 हो जाएगा, RHS में कब होगा, x का कोफिशिएंट जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो RHS में क्या जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा x इंटू म्यू एक्स और प्लस 2 लैम्बडा x। तो x कॉमन ले लेता हूं तो म्यू प्लस 2 लैम्बडा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, इससे पहले समझ में आया कि म्यू प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल्स टू -1, ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन 1 होगी। सिमिलरली बात करूं कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y LHS में आपका क्या आएगा, आपका 2। RHS में देखो y का कोफिशिएंट कब आएगा, जब ये y इस म्यू से मल्टीप्लाई करेगा और ये y इस माइनस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं बोल सकता हूं y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा आपका, माइनस लैम्बडा y प्लस म्यू वाई। तो y कॉमन ले लिया तो क्या होगा आपका, म्यू माइनस लैम्बडा। तो कंपेयर करूंगा तो क्या आपका म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करो, सोल्व करो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करो, सोल्व करो। तो क्या करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को कर दूं तो म्यू से म्यू कैंसिल, 2 लैम्बडा माइनस माइनस लैम्बडा, तो क्या जाएगा आपका 3 लैम्बडा
इज इक्वल्स टू -1 -2 आपका क्या -3, तो लेमडा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1। लेमडा की वैल्यू -1 हो गई, तो यहां से मुझे क्या समझ में आएगी, म्यू की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। लेमडा की वैल्यू -1 और म्यू की वैल्यू आपकी क्या जाएगी 1 हो जाएगी। तो लेमडा और म्यू की वैल्यू रख दो, तो लीनियर फैक्टर्स मैं यहां पे बोल सकता हूं उस केस में x प्लस वाई, लेमडा की वैल्यू रख देते आपकी क्या होगी -1 और 2x माइनस वाई प्लस 1, ये क्या होंगे उसके आर लीनियर फैक्टर। क्या समझ में आया सबको? यस नो बोलो। ठीक है, कंपेयर से वापस से समझा रहा हूं, रुक जाओ मैं वापस से समझा रहा हूं, रुक जाओ मैं वापस से समझा रहा हूं, दोबारा से लिख के समझा रहा हूं। देखो यहां तक मुझे पता है कि आ गया था। अब दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको बोल सकता हूं आपका 2x² प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। तो लो लीनियर फैक्टर कौन से, x प्लस वाई था, लेकिन यहां पे मैंने क्या दिखाया, कांस्टेंट टर्म भी होनी चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म को दिखाने के लिए मैंने क्या कर दिया, प्लस लेमडा यहां पे और 2x माइनस वाई प्लस म्यू। अब देखो x² और y² को पावर को कंपेयर करने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये उससे तो यही टर्म्स बनेगी, तो उससे नहीं। अब ऐसे केस में x और y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कंपेयर करने से आपका क्या है, पता चल जाए कि मेरा लेमडा और म्यू का दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। देखो लेमडा और म्यू का प्रोडक्ट -1 हो रहा है, तो मतलब ये अपने प्रोडक्ट फैक्टर आपके क्या सही है। कांस्टेंट कंपेयर करने से बेनिफिट, लेकिन कांस्टेंट कंपेयर करने से आंसर नहीं आएगा। तो क्या करूं, कंपेयर कर देता हूं। सबसे पहले बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x LHS में तो क्या होगा, LHS में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका -1 है, ये -x टर्म है तो इसका कोएफिशिएंट -1 है। RHS में बात करूं, देखो x का कोएफिशिएंट कब आएगा, जब ये लेमडा इससे मल्टीप्लाई हो या फिर ये म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा। x की दो ही टर्म बनेगी, तो x की टर्म लिख लेता हूं, तो क्या जाएगा आपका म्यू x प्लस 2 लेमडा x। तो x कॉमन लिया तो क्या आपका म्यू प्लस 2 लेमडा, तो ये कोएफिशिएंट हो गया। तो कोएफिशिएंट क्या आएगा, कंपेयर करूंगा तो क्या जाएगा म्यू प्लस 2 लेमडा इज इक्वल्स टू -1। क्या यहां तक समझ में है सब लोगों को? यस नो लिखो फटाफट से, समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट करता हूं कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y की टर्म क्या दे रखी, इधर y की टर्म दे रखी यहाँ पे 2y, तो LHS में कोएफिशिएंट ऑफ y क्या दे रखा आपका 2। RHS में बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ y की टर्म देखो कब आएगी, अब इसको छोड़ दो, अब y की टर्म देखो, मन ही मन सोचो, ये लेमडा इससे मल्टीप्लाई होगा तब और ये म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तब, तो y की टर्म लिख लेता हूं, तो क्या है आपका म्यू y माइनस लेमडा y। तो कोएफिशिएंट देखूंगा तो क्या आपका म्यू माइनस लेमडा, ये कोएफिशिएंट बनेगा। तो दूसरा मैं बोल सकता हूं आपकी इक्वेशन बनेगी म्यू माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 2 बोल दो, ये इक्वेशन 1। लेमडा म्यू में दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर दो, दोनों को सोल्व करूंगा तो क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में से 2 को मैंने क्या कर दिया माइनस, म्यू से म्यू कैंसिल, 2 लेमडा माइनस माइनस लेमडा, तो क्या जाएगा आपका 3 लेमडा इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2 -3। तो उससे क्या समझ, लेमडा की वैल्यू क्या जाएगी -1। लेमडा की वैल्यू -1 रख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में लेमडा की वैल्यू -1 होगा, तो म्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो म्यू की वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी। तो लेमडा और म्यू की वैल्यू रख दूंगा, तो यहाँ पे रख दूंगा लेमडा और म्यू की, किसमें, इसमें, इस इक्वेशन में रख दूंगा, इस इक्वेशन में रख दी, तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में बेटा सबको? यस नो बोलो। गुड, नोट करो जल्दी से। स्वराज अनम्यूट, क्यों डिस्टरबेंस आ रहा है आपको? ठीक है, हाँ बोलो, अनम्यूट किया हुआ है आपको, बोलो। हाँ अब धीरे बोलो, आराम से। प्लस 2 लैम्डा -1 कैसे आया इक्वल टू? कौन सी चीज में?
when the coefficient of x पे केस में mu plus 2 lambda minus 1 कैसे आ रहा है? अरे कंपेयर किया है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, तो सेम है तो मतलब एक्स स्क्वायर का ऑप्शन सेम होगा, वाई स्क्वायर का ऑप्शन सेम होगा, एक्स वाई का ऑप्शन सेम होगा, तो एक्स का ऑप्शन भी सेम होगा ना कंपेयर। तो एलएचएस में एक्स का ऑप्शन क्या है -1, आरएचएस में एक्स का ऑप्शन क्या है ये, तो कंपेयर करूंगा तो मतलब म्यू प्लस 2 लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी -1 होगा, तभी सेम हो पाएगा। समझ में? ठीक है, मेथड 1 क्लियर है, नोट हो गया, डन लिखो फटाफट से। मेथड 2 भी बताता हूं, इसका इजी मेथड, लेकिन ये क्यों बताया, क्योंकि इस टाइप के आपके डे 5 में 5-6 क्वेश्चन हैं, डे 5 में आई थिंक 5-6 क्वेश्चन हैं इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर कहां से 8 से क्वेश्चन नंबर 9 से लेके और क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे इसी पैटर्न के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बताया है। डे 5 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं, उसी वजह से मैं डिस्कस नहीं कर रहा था डे 5 डे 6, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीजें बाकी हैं। मेथड 2, इसका आंसर लिख लेता हूं, वेरीफाई करेंगे कि सेम ही आंसर आया क्या। आंसर मैं लिख लेता हूं, ये आंसर मैं ऊपर लिख देता हूं, ये फैक्टर बनेंगे x प्लस वाई माइनस 1 और 2x माइनस वाई प्लस 1, ये फैक्टर्स होंगे। बाकी सब लोगों ने लिख लिया। मेथड 2, मेथड 2 क्या होती, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x और y, या तो x की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो या फिर y की टर्म में क्वाड्रेटिक बना लो, एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व इट। x और y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसको सोल्व कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ, लेट्स अज्यूम करो, तो मैंने क्या बोल दिया 2x स्क्वायर, x स्क्वायर की टर्म होगी, x की टर्म देखूंगा तो x की 2 टर्म बनेगी, तो मैं बोल देता हूँ प्लस x की टर्म, x की टर्म में देखूंगा इन दोनों टर्म्स में मैंने क्या कर दिया y माइनस 1 प्लस बाकी की टर्म्स जो क्या होगी आपकी कांस्टेंट होगी, बाकी की टर्म्स मैंने क्या कर दिया माइनस कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, लकीली ये एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, लकीली एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको मैं सोल्व करना मेरे लिए कंपैरेटिवली आसान है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है ऐसे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे अपन, क्योंकि वो करेगा। फिर इसमें क्या कर देता हूं, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर सोल्व कर लो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला बोलो तो माइनस बी की वैल्यू क्या आपकी y माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जरूरत पड़ेगी ठीक है लिख देता हूं, इसको मैंने बोल दिया आपका 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम पैटर्न के आगे ना, तो इसलिए मैं लिख देता हूं, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस माइनस प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2। हमेशा चीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी लीनियर फैक्टर की टर्म्स में ब्रेक होगा तो ये जो रूट होगा ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जब भी दो लीनियर फैक्टर की टर्म्स में ब्रेक होगा तो ये रूट के अंदर हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये 4 को इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4x इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस वाई प्लस 1 प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर और y 8y, तो क्या आपका 9 ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब ये बोल सकता हूं आपका 4x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 प्लस माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1। एक बार क्या ले लो पॉजिटिव ले लो, तो एक बार पॉजिटिव लिया तो क्या जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 प्लस 3y माइनस 3, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 4x इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2y माइनस 2, तो मैं क्या कर देता हूं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पहला फैक्टर बन जाएगा।
सिमिलरली दूसरा फैक्टर मैं बोलूँ माइनस लूंगा तो 4x इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 1 माइनस क्या कर दिया आपका 3y माइनस 3, तो इसको बोलूंगा आपका 4x इज इक्वल्स टू माइनस 4y और ये आपका क्या होगा प्लस 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरा लीनियर फैक्टर। क्या चेक करो कि दोनों के कुछ मिस्टेक आई है क्या, कुछ मिस्टेक आई है क्या? हाँ सही है। चेक करो कि दोनों सेम है क्या, दोनों सेम ही है। x प्लस वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1 2x माइनस वाई प्लस 1 2x माइनस वाई प्लस 1 मतलब दोनों सेम है, तो ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, फर्स्ट ज्यादा बेटर रहेगा सेकंड ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए? मेथड 1 ज्यादा बेटर रहेगा 2? दोनों कर सकते हो। मेथड 1 मैंने इसलिए करा है क्योंकि कंपैरिजन करना है। मेथड 1 प्रैक्टिस करोगे ना तो मेथड 1 काफी फास्ट है, मेथड 1 काफी फास्ट है। यदि प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मेथड 2 इजी लगे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद मेथड 1 कंपैरेटिवली फास्ट होगा। आपकी चॉइस है, मैंने दोनों मेथड बता दी हैं, अब ट्राई कर लेना। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके क्या न्यूमेरिकल ग्रिड में भी दे रखे हैं, आगे भी दे रखे हैं, वो कर लेना आगे। अब मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना। मॉड्यूल में क्वेश्चन जो दे रखे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, क्वेश्चन नंबर 10 11 के बाद आपके क्या आ जाएंगे 16, ये सारे इसी पैटर्न के क्वेश्चन है। 10 11 12 16 ये सारे इसी पैटर्न के क्वेश्चन है। उसमें लैम्बडा म्यू इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कंपैरिजन करके फाइंड करनी है, इसलिए मैंने कंपैरिजन वाला मेथड बताया है। कर लोगे? ठीक है, तो ये अपना ऑफिशियली खत्म हो गया है सिलेबस क्वाड्रेटिक का। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी कुछ चीजें हैं आपके मॉड्यूल में, लेवल 2 लेवल 3 में दो चीजें हैं। मॉड्यूलस के क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन है। या तो उनको स्किप करके आप 12th में पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है, या तो उनको स्किप करके 12th में पढ़ सकते हो, या फिर मैं अभी बता दूं, बताओ क्या करना है। मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल के या तो स्किप करके अभी मैं बोल देता हूं कि जनरली बाकी बच्चे इस बैचेज में मैं नहीं, बाकी सभी यही करते हैं, जितने भी बैचेज होते हैं नॉर्मल बैचेज होते हैं उसमें ये बोलते हैं कि स्किप करो, ये 12th क्लास में आएंगे। लेकिन ठीक है चलो, आप अच्छे बच्चे इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इनइक्वालिटी जब पढ़ रहे थे तो उसमें इर्रेशनल इनइक्वालिटी पढ़ी थी क्या आप लोगों ने? इर्रेशनल इनइक्वालिटी बेटा, इर्रेशनल इनइक्वालिटी सबको आती है? ठीक है, इर्रेशनल इनइक्वालिटी के मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, तुम लोग ट्राई करो, मैं देख लेता हूं कि कितना आता है। इर्रेशनल इनइक्वालिटी, इर्रेशनल इनइक्वालिटी में रूल बताया था आपको। रूल ये था कि अवॉइड डायरेक्ट स्क्वायरिंग। डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना है आपको, याद है ना? ऐसा रूल बताया था, उसका पीछे रीजन भी बताया होगा आपको कि डायरेक्टली स्क्वायर क्यों नहीं करते, रीजन बताया था, याद है ना? जैसे आपका क्या है 3 इज ग्रेटर देन 2 है, अब दोनों तरफ से यहां पे स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा 9 इज 4 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा दे रखा है 3 इज ग्रेटर देन -4 है, अब यहां पे क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो यहां पे क्या जाएगा 9 और ये 16 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन आपका क्या रॉन्ग हो जाएगा। तो उस वजह से डायरेक्टली स्क्वायर करोगे तो कई बार एक्स्ट्रा रूट भी आपके क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी आपके क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो उस वजह से डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली स्क्वायर करोगे तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं या कुछ सॉल्यूशन आपका क्या लॉस कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली स्क्वायर करने से मुझे क्या बन सकता है, गेन ऑफ रूट्स, गेन ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है और लॉस ऑफ सम सॉल्यूशन हो सकता है। दोनों केसेस बन सकते हैं, दोनों केसेस आपके क्या बन सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा स्क्वायर अवॉइड करना है। इसलिए याद करो एक रूल बताया था, तो उस केस में दो केस बनाते हैं। केस क्या बनाते हैं, रूट वाला तो ये तो हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, और जो नॉन रूट वाला नंबर है, नॉन रूट वाला नंबर है, तो उसको केस 1 में क्या लूंगा आपका नॉन रूट नंबर इज ग्रेटर देन 0, और उस केस में स्क्वायर करके सोल्व करते थे, याद है ना, ऐसा पढ़ाया था। और केस 2 नॉन रूट नंबर लेस देन 0, और उस केस में ऑब्जर्वेशन से सोल्व करते थे,
ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करते थे, मतलब आपका क्या इंक्लूड होगा या नहीं इंक्लूड होगा, ये सॉल्व करते थे। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, तुम ट्राई कर लेना। मैं होमवर्क देता हूँ, तुम ट्राई कर लेना। होमवर्क सॉल्व अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज लेस देन x माइनस 1। सॉल्व अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x। थर्ड वाला जेई का है, ये मैं पढ़ा देता हूँ, ये भी करवा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। सॉल्व क्वेश्चन क्या था, फाइंड डोमेन ऑफ f(x) x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन है -1 से 1, बी ऑप्शन है -1 to -1/√2 यूनियन 1/√2 से लेके 1, सी ऑप्शन है -∞ से लेके -1/√2 क्लोज यूनियन 1/√2 से लेके इन्फिनिटी, डी ऑप्शन है 1/√2 से लेके 1, ई ऑप्शन है 1/√2 से लेके इन्फिनिटी। चलो ये अभी ट्राई करो, आईआईटी वाला क्वेश्चन है ये, अभी आप ट्राई करो। एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है, सॉरी एक्स था वो, एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स ही था वो। एफ एक्स दे रखा है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके ऑप्शंस बड़े इंटरेस्टिंग थे, इसलिए ऑप्शंस दिए हैं मैंने। काफी लोगों के आंसर गलत हुए थे उन ऑप्शन की वजह से। गुड, एक बकरा मिला जो जेई का जो चाह रहे थे आंसर रॉन्ग करवाने वाला, वैसे गलत किया। स्वराज आप जाल में आ गए हो, दोबारा से सोचो। सी ऑप्शंस देखते हैं। देखो क्या करोगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखोगे। ए ऑप्शंस, वापस से जाल में आ गए हो, वापस से जाल में आ गए हो। बी ऑप्शन, सारे मुझे पता था। देखो ये ऑप्शन क्वेश्चन इसीलिए मैंने दिया था कि इसके सारे ऑप्शंस आंसर आ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करोगे सारे आ सकते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं आपको, सारे ऑप्शन आ सकते हैं। देखो वापस से देखो, सबसे पहले क्या करो, आपकी डेफिनेशन देखूंगा। देखो सबके सब आंसर है, कुछ का डी भी है, कुछ का बी भी है, कुछ का ई भी है, उस वजह से मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है, मुझे पता है। रुक जाओ। अब मेरा आंसर सुनो। सबसे पहले डेफिनेशन देखूंगा, जितने भी रूट्स हैं सबकी डेफिनेशन देखूंगा। तो डेफिनेशन क्या है, अंदर वाले रूट की डेफिनेशन क्या होगा, इस रूट के लिए फॉर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए आपका क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये इनइक्वालिटी पे सोल्व करूंगा, -1 और 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, -1 से लेके +1 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट इंटरसेक्शन हो गया, मतलब -1 से लेके +1 आपका क्या है आंसर होना चाहिए। तो इसके आगे तो जाएगा नहीं, तो मतलब जो ये बोल रहे थे सी वाले और ई वाले तो वैसे भी गलत हो गए, क्योंकि उन लोगों ने ये डेफिनेशन चेक नहीं की, उन्होंने सीधा सॉल्यूशन निकाल दिया था। सी और ई वाले उन्होंने सीधा सॉल्यूशन निकाल दिया था, ये डेफिनेशन चेक नहीं की थी, उसकी वजह से उनका आंसर गलत हो गया। दूसरी मिस्टेक मैं बताता हूं, दूसरी मिस्टेक, अब बाहर वाले रूट के लिए, आउटर रूट के लिए बात करूं तो x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं बोल सकता हूं आपका क्या है, ये हो जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकता हूं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x। अब किसी ने इसका डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है, तो उसका आंसर आएगा आपका p, जो कि
रॉन्ग होगा। आई थिंक जो लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट है, वो आपका क्या है, रॉन्ग हो गया, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो उसमें एक केस मिस कर जाओगे। तो पहली चीज यहाँ पे भी गलती की थी बच्चों ने, दूसरी बच्चों ने यहाँ पे जिन्होंने डायरेक्टली स्क्वायर किया था उनका आंसर क्या आपका बी आएगा, वो क्या आपका आंसर रॉन्ग होगा। इसका रीजन क्या है? ये इर्रेशनल इनइक्वालिटी है, तो केस लेना पड़ेगा। तो केस 1 मैं लेके चलूंगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब नॉन रूट ग्रेटर देन 0। तो उस केस में ये जो है, ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू x है, तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो क्या जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो बोल सकता हूँ आगे, तो ये क्या जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, माइनस 1/√2 और प्लस 1/√2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इससे क्या आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1/√2 क्लोज यूनियन 1/√2 से लेके इन्फिनिटी क्लोज। अब किसी ने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया होता तो ये आपका आंसर आता। अब उसने स्क्वायर करने के बाद भी ये नहीं किया होता तो ये आपका आंसर सी होता। सी भी गलत है, लेकिन थोड़ा उसने बुद्धि लगाई, चलो उसने डेफिनेशन देखी और ये देखा, तो दोनों का इंटरसेक्शन किया, तो उसने आंसर लिखा है बी। लेकिन ये भी गलत है। रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसकी कंडीशन, ये क्या की कंडीशन थी, कंडीशन क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे मैं एक 0 पे भी लगाऊंगा फाइनल आंसर के लिए, तो 0 से ग्रेटर देन मतलब ये रीजन। तो क्लियरली ये जो आंसर है क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट है ना। तो केस 1 आंसर ये क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके इन्फिनिटी होगा। और किसी ने यदि ये भी किया होगा तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। तो आपके पांचों आंसर्स आ रहे हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि उनका एम, एग्जामिनर का एम बच्चों से सिर्फ गलती करवानी। अब यहाँ पे केस 2 देखूंगा, x शुड बी लेस देन 0, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू x। अब देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है आपका पॉजिटिव, और ये आपका क्या है, नेगेटिव। क्या नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, क्या कभी पॉसिबल होता है? क्या पॉसिबल होता है? ये आपका क्या है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब ये आपका क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब x बिलोंग्स टू 5। अब x लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 5, मतलब केस 2 का आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा वो आपका x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, केस 1 यूनियन केस 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन डेफिनेशन। हमेशा ये पैटर्न देखना, फाइनल आंसर केस 1 यूनियन केस 2 इंटरसेक्शन डेफिनेशन होगा। ठीक है, अब केस 1 यूनियन केस 2, केस 1 यूनियन केस 2, तो ये 1/√2 से इन्फिनिटी और ये 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/√2 से लेके इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -1 से लेके +1। दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, 1/√2 और -1 +1। एक भाई साहब बोल रहा है 1/√2 से बड़ा, दूसरा बोल रहा है -1 से +1 के बीच में। कॉमन कौन सा है? क्लियरली ये कॉमन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके 1, ये उसका फाइनल आंसर होगा। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सब बच्चों का गलत हुआ है पहले अटेम्प्ट में, आगे जाके जिन्होंने चेंज कर दिया है। अब बच्चे उतना माइंड नहीं लगाते, बच्चे क्या करते हैं, अच्छा उनका आंसर आ गया तो खुश हो गए, यस मेरा सही हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जज्बाती होके काम नहीं बनता है एग्जाम में, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आया समझो बेटा? तो क्वेश्चन है ये आपका, ये होमवर्क दे रहा हूं आपका, सॉल्व log ऑफ x स्क्वायर इनपुट x -1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन सॉल्व करो बस, लास्ट। अच्छा पीरियड है, ओके मैं जा रहा हूं, ये होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर है, ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ करने हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी ट्रिकी क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं कुछ सेलेक्टेड ट्रिकी क्वेश्चन करके लेके आऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में
हाँ, हम लोग कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे जिनकी ट्रिक्स वगैरह भी होंगी। चलो नेक्स्ट वीक से कर लेंगे।